अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली ज़िले में मंगल के रोज़ एक क्लॉथ फैक्ट्री में गैस लीकेज हुआ था। वहां के अच्युतापुरम इलाके में हुए लीकेज की वजह से अस्पताल में एडमिट होने वाली एक जो खवातीन हैं मुलाजिमीन हैं, उनकी तादाद बढ़कर 121 हो गई है। राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या मंगल की शाम 7 बजे का है। फैक्ट्री में मौजूद दीगर सभी को महफूज निकाल लिया गया। फिलहाल लीक की वजूहात का पता नहीं चल सका है। मामले की जांच की जा रही है। वहीं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने गैस सैंपल को जांच के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी हैदराबाद भेज दिया है। सभी गैस से मुतासरीन का अच्युतापुरम, अनकापल्ली और विशाखापट्टनम के अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इनमें गैस सूंघने के बाद मतली और उल्टी के अलामात देखे गए। रियासत के वजीर गुड़ीवाड़ा अमरनाथ ने हादसे की जांच के अहकाम दिए हैं। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री में 2 महीने के अंदर दूसरी बार ऐसा हुआ है, इसलिए जांच पूरी होने तक उसे बंद कर दिया गया। वहीं अपोजिशन पार्टीज ने इस तरह के हादसे रोकने में नाकाम रहने पर रियासती हुकूमत पर शदीद तनकीद की है। मरकजी काबीना ने अक़वाम मुत्तहिदा के मौसमियाती तब्दीली के कन्वेंशन UNFCCC से रब्ता करने के लिए हिंदुस्तान के कौमी सतह पर तयशुदा अपडेट कॉन्ट्रीब्यूशन के मुसवदे को मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत काबीना के चारशंबे को इजलास के बाद जारी करदा एक बयान में कहा गया कि आबो हवा को मुतासिर करने वाली ग्रीन हाउस गैसों के अखराज में कमी के बारे में हिंदुस्तान की ताज़ा तरीन NDC पेरिस में तय पाने वाले माहिर के मुताबिक बैनुल अक़वामी कोशिशों में हिंदुस्तान के ताउन को बढ़ाने की कोशिश है। बयान में कहा गया कि यह कदम हिंदुस्तान को कम इखराज वाली इक़्तिसादी तरक्की की राह पर गामज़न करने में मदद करेगा। ये UNFCCC के उसूलों और दफ़ात पर मबनी मुल्क के मफादात और हिंदुस्तान की मुस्तक़बिल की तरक्की की ज़रूरियात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। हिंदुस्तान ने बरतानिया के ग्लासगो में UNFCCC अरकान की कॉन्फ्रेंस COP26 में दुनिया को 5 अमरात की तजवीज़ देकर मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ अपनी कार्रवाई को तेज़ करने के अपने इरादे का इजहार किया था। मुल्क में दहशतगर्दाना सरगर्मियों को ख़त्म करने के लिए इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट यानी UAPA में अब तक 4 बार तरमीम की जा चुकी है और दहशतगर्दी में मजहब की बुनियाद पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये मालूमात मरकज़ी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने चारशंबे को राज्यसभा में वक़फ़े सवालात के दौरान एक ज़मीनी सवाल के जवाब में दी। राय ने कहा कि इस कानून के तहत किसी भी बेकसूर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यही वजह है कि इस कानून में अब तक 4 बार तरमीम की जा चुकी है और ज़रूरत पड़ने पर इसमें मज़ीद तरमीम की जाएगी। ये कानून दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए नहीं बल्कि ख़ात्मे के लिए है और मोदी हुकूमत दहशतगर्दी से निपटने में कोई हिचकिचाहट नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत मुल्क में दहशतगर्दी के खात्मे के बारे में वाज़ेह है और इसके साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जब मरकज़ी हुकूमत इस कानून का इस्तेमाल करती है तो ऐसे मामलात में 100% सज़ा होती है, लेकिन रियासतों के मामले में कुछ फ़र्क हो सकता है। रियासत अपनी सतह से इसके तहत कार्रवाई करती है और ऐसे में अमन व अमान का मामला रियासतों पर होता है। उत्तर प्रदेश में इस कानून के तहत 1388 मुकदमा दर्ज होने और सिर्फ 83 लोगों को सज़ा होने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि रियासतों की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है वो अपनी सतह पर की जाती है। मुल्क में सैटेलाइट पर मबनी गाड़ियों की नंबर प्लेटों के जरिए टोल वसूल करने का अमल शुरू करने की तैयारियां की जा रही हैं और साल 2024 से पहले मुल्क में 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे शुरू किए जाएंगे ताकि इस मामले में हिंदुस्तान किसी से पीछे न रहे। राज्यसभा में वक्फे सवालात के दौरान एक ज़मीनी सवाल के जवाब में ये इत्तला देते हुए मरकजी वजीर बराए रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज नितिन गडकरी ने कहा कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के जरिए टोल वसूली में बेहतरी की पूरी गुंजाइश मौजूद है। उन्होंने कहा कि अभी तक टोल अदा न करने पर सजा का कोई इंतजाम नहीं है। इसके पेश नज़र इस नई टेक्नोलॉजी को लागू करने के लिए पार्लियामेंट में बिल आने का अमल जारी है। इसके बाद 6 माह के अंदर अंदर मुल्क में इस निज़ाम को नाफिज करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है ताकि न तो टोल बनाने की ज़रूरत पड़े और ना ही किसी को टोल दिया जा सके। इससे बचने की कोशिश करने वालों को सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि गाड़ियां बनाने वालों से कहा गया है कि वो गाड़ियों में GPRS की सहूलत फराहम करें ताकि इससे टोल वसूली में आसानी हो सके और लोगों को भी रिलीफ मिले।
इस वक्त एक शख्स 10 किलोमीटर टोल रोड इस्तेमाल करता है, लेकिन उसे 75 किलोमीटर का टोल देना पड़ता है। लेकिन जब जीपीआरएस पर मबनी टोल वसूल का अमल शुरू किया जाएगा तो टोल लगाया जाएगा जहां से गाड़ी टोल में दाखिल होगी और जब उतरेगी। इससे सारिफीन की भी बचत होगी। उन्होंने कहा कि मुल्क में 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवेज की तामीर का काम जोरों शोर से जारी है। साल 2024 तक मुल्क में उन 26 ग्रीन एक्सप्रेस वे हाईवेज के शुरू होने के बाद हिंदुस्तान सड़क के मामले में अमेरिका से पीछे नहीं रहेगा। लोकसभा ने आज मरकजी यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल 2022 को पास कर दिया है, जिसमें 2009 के मरकजी यूनिवर्सिटी के कानून में तरमीम करके मुख्तलिफ रियासतों में मरकजी यूनिवर्सिटियां कायम करने की बात कही गई है। तालीम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने ऐवान बाला में पेश किया, जिसमें इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी नेशनल रियल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट को गति शक्ति विश्वविद्यालय में तब्दील करने की बात कही गई, जो कि एक मरकजी यूनिवर्सिटी होगी। नेशनल हेराल्ड केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 4 शुबे को लगातार दूसरे दिन कार्रवाई की। ईडी ने दिल्ली के हेराल्ड बिल्डिंग में वाक़ यंग इंडिया कंपनी का ऑफिस सील कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच एजेंसी ने यह कार्रवाई की। यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिस सील होने के बाद कांग्रेस कायद राहुल गांधी का बयान आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी 2-3 इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए काम करती है। उन्होंने छोटे और मिडिल लेवल के कारोबारियों के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस कायद 4 शुबे को 2 रोज़ा दौरे पर कर्नाटक पहुंचे थे, लेकिन वो अपना दौरा छोड़कर दिल्ली वापस आ रहे हैं। राहुल गांधी आज रात करीब 10:30 बजे दिल्ली पहुंचे। मंगल को ही ईडी की टीम ने सुबह से देर शाम तक नेशनल हेराल्ड के दिल्ली, मुंबई और कोलकाता समेत 16 ठिकानों पर छापेमारी की थी। What BJP wants to do is BJP wants that nothing in India should be made by small and medium businesses. They want that everything should be made by 2 or 3 of their favorite big business people. That is why they change these rules. Their entire idea is to take the money out of these people's pocket, right, and put it into the businessmen. The point is that they want to take away what is theirs and give it to 2 or 3 of the biggest industries. Right? So in India, if you look at, for example, Notbandi, demonetization, you look at GST, you look at farm laws, every action of theirs is about taking away things from poor people, weaker people and handing it to. आज ये क्या दिखाता है? मोदी जी जब सबसे ज़्यादा वोटों से जीतते हैं तब भी उनका आंकड़ा 40 से 1% कम होता है। आज जो 17 पार्टियां हैं वो 61% नहीं है तो कम से कम 55% तो हैं। इसका मतलब है देश में एक बहुत बड़ी सहमति है सभी पार्टीज में कि ये कानून का दुरुपयोग 75 वर्ष में किसी ने नहीं किया, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस प्रकार से लोग एकजुट होकर इसका विरोध कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने एक कानूनी निर्णय दिया, वो एक अलग स्तर पे है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने ये नहीं लिखा उस निर्णय में कि आप जाके इस कानून का दुरुपयोग कर सकते हैं, इसको सिलेक्टिवली इनके विरुद्ध कर सकते हैं, उनको नहीं, उनको बाइज्जत बरी कर सकते हैं, उनको छोड़ सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि इतना बड़ा सार्वजनिक रूप से सहमति इस मुद्दे में, वो भी अपनी एक कहानी बताता है और हम इसको पूरी अंत तक ले जाएंगे। हम उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं मुख्य, उनसे ये दलील करेंगे, हम उच्चतम न्यायालय से करेंगे और हर जगह। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की रिहायशगाह के बाहर बड़ी तादाद में पुलिस तैनात कर दी गई है और पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है और कांग्रेस इसे गैर एलानिया इमरजेंसी करार दे रही है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने इसे गैर एलानिया इमरजेंसी करार देते हुए कहा कि ये कांग्रेस के साथ मोदी हुकूमत की आमरीयत है और मुल्क की आवाम को इसके खिलाफ मुत्तहिद होना पड़ेगा, वरना सबको इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने ट्वीट किया कि कांग्रेस हेडक्वार्टर और 10 जनपद को पुलिस कैंप में तब्दील करने की आज की कार्रवाई एक गैर एलानिया इमरजेंसी है। नेशनल हेराल्ड के दफ्तर को जबरदस्ती सील कर दिया गया। अगर अवाम एनडीए की इस आमिराना हुकूमत के खिलाफ कांग्रेसियों के साथ नहीं खड़ी हुई तो इसका खुमियाजा अपने मुल्क को भुगतना पड़ेगा। मीडिया इस नाइंसाफी के खिलाफ एक लफ्ज भी बोलने की जरूरत नहीं कर पा रहा है।
वहीं कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट के सरबराह जयराम रमेश ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस हेडक्वार्टर्स और पार्टी सदर सोनिया गांधी के घर को घेरे में ले लिया। ये सियासी इंतकाम की सबसे घिनौनी शक्ल है। कांग्रेस इस कार्रवाई के खिलाफ खामोश नहीं बैठेगी और मोदी हुकूमत उनकी आवाज को दबा नहीं सकती। ये प्रतिशोध की राजनीति है, ये धमकी की राजनीति है। और कहा गया है, एक प्राचीन कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये विनाश काल है। महंगाई, बेरोजगारी, जैसा कि माकन जी ने कहा, खाद्य पदार्थों पर जीएसटी, इसके खिलाफ हमने अपनी आवाज उठाई है संसद में और संसद के बाहर। 2 हफ्ते तक बहस से भागी मोदी सरकार, और जब हमने हमारा प्रदर्शन जो होने वाला है परसों दिन, उसको रोकने के लिए आज से ही शुरुआत गृह मंत्री और जो गृह मंत्री जो कब्जा है दिल्ली पुलिस, दोनों साथ मिलकर यहां जो पुलिस बल आए हैं हमारे पार्टी के सामने, हमारे दफ्तरों के सामने, हमारे नेताओं के घर के सामने, ये बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री भय की राजनीति, प्रतिशोध की राजनीति, धमकी की राजनीति में विश्वास रखते हैं। ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। हम भागेंगे नहीं, हमें चुप नहीं कराया जाएगा। हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे। हमारा प्रदर्शन परसों शांतिपूर्वक प्रदर्शन। ईडी की कार्रवाई के बाद कांग्रेस कायद अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि यह विनाशकाल है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। बीजेपी हमें डराना चाहती है, लेकिन हम जनता के मुद्दों पर आवाज उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 5 अगस्त को महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी जैसे मुद्दों पर मुल्क और रियासत में मुजाहरे करने का ऐलान किया। हम वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह और राष्ट्रपति भवन के बाहर मुजाहरा करेंगे। 4 शुंबे को डीसीपी की तरफ से हमें चिट्ठी आई है कि हमें मुजाहरा करने की इजाज़त नहीं दी गई है। ये बदले की सियासत बीजेपी चला रही है। गत शनिवार को एआईसीसी की तरफ से एक सर्कुलर इशू किया गया कि 5 अगस्त को शुक्रवार के दिन हम लोग देशव्यापी आंदोलन करेंगे महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थों के ऊपर जीएसटी के खिलाफ। और उसके अलग अलग तरीके से करने के लिए जो सर्कुलर में आदेश एआईसीसी की तरफ से दिए गए, प्रदेश स्तर के ऊपर राज्य भवनों के ऊपर प्रदर्शन, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट राष्ट्रपति जी के राष्ट्रपति भवन जाएंगे और एआईसीसी की तरफ से कांग्रेस कार्यकर्ता प्रधानमंत्री निवास पर प्रदर्शन करेंगे। यह गत शनिवार को एआईसीसी की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया, अनाउंसमेंट हुई। उसके बाद में सभी प्रदेश अध्यक्षों और एआईसीसी जनरल सेक्रेटरीज के साथ में मीटिंग हुई। आज हम लोगों के पास में डीसीपी की तरफ से एक लेटर आता है कि आप लोग 5 तारीख को कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर लगे जीएसटी के खिलाफ। केवल ये 3 मुद्दे हम लोगों के थे, केवल ये 3 मुद्दे मैं फिर से कहना चाहता हूं, महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर जीएसटी। इन 3 मुद्दों के ऊपर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करना चाहती है। प्रधानमंत्री निवास के ऊपर हमारे सांसद प्रदर्शन और साथ में चलना चाहते हैं राष्ट्रपति भवन की तरफ। अभी एकदम से दिन के अंदर यह रिजेक्शन का लेटर आता है और शाम को पुलिस छावनी के रूप में पूरी एआईसीसी को तब्दील किया जाता है। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम इस सरकार को कहना चाहते हैं कि आप जितना मर्जी दबाव की नीति अपना लें, महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर लगे जीएसटी, इनके ऊपर कांग्रेस पार्टी आंदोलन करती रहेगी। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे जितना मर्जी दबाव डाल लें।
राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मरकजी हुकूमत ईडी, सीबीआई इनकम टैक्स का गलत इस्तेमाल कर रही है। मुल्क में इंडिपेंडेंट ऑटोनमस बॉडीज का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अपोजिशन के कायद ने कहा कि हुकूमत सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इम्तियाज बरत रही है और एक जमहूरी तरीके से हुकूमत को गिराने का काम कर रही है। आपका बिल तो सर्वानुमत पास हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम सभी लोग सपोर्ट किए हैं। लेकिन आपके नोटिस को मैं लाना चाहता हूँ कि आज हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट के घर को दिल्ली पुलिस ने पूरा घेरा डाल के रखा है और राहुल गांधी जी के घर को भी पूरा पुलिस घेरा डाल के रखा है। अगर ये सदन चल रहा है, हाँ, इस विषय पर अगर बोलना हो अरे इसे हम तो वेलकम किए, सपोर्ट कर रहे हैं। दैट इज नथिंग वी आर सपोर्टिंग, इट शुड बी पास्ड इन। लेकिन इस सदन में अगर नहीं बोलूंगा तो कहाँ बोलूंगा? ये सब्जेक्ट विषय कुछ और। इसलिए देखिए साहब, अगर इस ढंग से अगर शिवसेना एमपी प्रियंका चतुर्वेदी ने राज्यसभा में संजय रावत की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कानून और दस्तूर को महाराष्ट्र में अनदेखा किया जा रहा है। I am not admitting it. Right. These are issues of the administrator. Sir, Rajya Sabha. Please. Rajya Singh जी, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं, तो रिकॉर्ड पे नहीं जा रहे, रिकॉर्ड पे नहीं जा रहे। Rajya Sabha is a council of states, and what is happening in Maharashtra, a sitting member of parliament was arrested, detained by enforcement directorate, and as per rule 222 of the rule book, sir, Right, should have kept you informed. Right. What they are doing, they are undermining your constitutional position also, sir. Right. The country is moving I have towards not Hindi Raj admitted without any any of these accountability, and notices this is a because cause the for Lord has worry, been sir. consistently Shri asking. I Sanjay just Raut ji has been permitted him. That's arrested, all. detained, Shri he has Vaiko, no leader. you want zero hour? Zero hour. Dr. Santanu Sen. I am not admitting it. Yes. Right. नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने चारशंबे को अराकीन पार्लियामेंट व दीगर मुंतखब नुमाइंदों से आज़ादी के अमृत महोत्सव के पैगाम और कौमी परचम से जज्बाती लगाव को लोगों तक पहुंचाने की अपील की। लाल किले से विजय चौक तक अराकीन पार्लियामेंट की हर घर तिरंगा बाइक रैली को झंडी दिखाते हुए नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि यौम आज़ादी की तकरीबात उन बेशुमार कुर्बानियों की याद दहानी करती है जो हमारे आज़ादी पसंदों ने नौ आबादियाती हुक्मरानों के खिलाफ जदोजहद में दी थी। उन्होंने जदोजहद आज़ादी पर भी जोर दिया कि वो बहादुरी और समाजी हम आहंगी की दास्तानें सुनाएं। उन्होंने कहा कि हम फ़ख्र के साथ अपना कौमी परचम लहराते हैं जो कि इत्तेहाद, हम आहंगी और आलमगीर भाईचारे की अपनी कौमी इक़दार की अक्कासी करते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, भारत के माननीय राष्ट्रपति जी ने हरी झंडी दिखाकर तिरंगा बाइक रैली की शुरुआत कर दी है और सभी माननीय मंत्रीगण एवं माननीय सांसदगण तिरंगा बाइक रैली की
कांग्रेस पार्टी ने 15 अगस्त से पहले हाथ में तिरंगा लिए जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर को अपनी डीपी पर लगाकर आजादी के 75 साल का जश्न मनाने का आगाज कर दिया है। सीनियर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने अपनी प्रोफाइल तस्वीर को बदलकर जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर लगाते हुए शुरुआत की और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत पार्टी के दीगर कायदीन ने भी अपनी डीपी बदल दी है। जयराम रमेश ने आरएसएस पर हमला करते हुए कहा कि साल 1929 के लाहौर इजलास में रावी नदी के साहिल पर परचम लहराते हुए पंडित नेहरू ने कहा था कि एक बार फिर आपको याद रखना है कि अब यह परचम लहरा दिया गया है। जब तक एक भी हिंदुस्तानी मर्द, औरत, बच्चा जिंदा है, ये तिरंगा झुकना नहीं चाहिए। मुल्क के बाशिंदों ने ऐसा ही किया। जयराम रमेश ने मजीद कहा कि हम हाथ में तिरंगा लिए अपने लीडर नेहरू की डीपी लगा रहे हैं, लेकिन लगता है वजीर आजम का पैगाम उनके कुंबे तक ही नहीं पहुंचा, जिन्होंने 52 साल तक नागपुर में अपनी हेडक्वार्टर्स में परचम नहीं लहराया। वो क्या वजीर आजम की बात मानेंगे। इससे कबल वजीर आजम मोदी ने सभी मुल्की बाशिंदों से आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर 2 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के दरमियान अपने घरों में कौमी परचम लहराकर तिरंगे को सोशल मीडिया प्रोफाइल में लगाकर हर घर तिरंगा मुहिम में शामिल होने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2022 पर फैसला सुनाते हुए उसकी तमाम तरामीम को बरकरार रखा गया, जिस पर हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। एक मुश्तरका बयान जारी करते हुए हिज़्ब इख्तिलाफ की 17 जमातों ने कहा कि जिन तरामीम को बरकरार रखने का फैसला किया गया उनमें से कुछ को फाइनेंस एक्ट के जरिए नाफिज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसका जायजा ही नहीं लिया। नेज़ फैसला सुनाते वक्त जिन दलाइल को पेश किया गया वो वही दलाइल हैं जो इंतजामिया की जानिब से उन सख्त तरामीम की हिमायत में पेश किए जाते हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने मुश्तरका बयान में कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम कानून 2002 में की गई तरामीम को मुकम्मल तौर पर बरकरार रखने के फैसले के तवील मुद्दती मुज़बिरात पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का जायजा लिए बगैर फैसला सुना दिया कि आया इनमें से कुछ तरामीम को फाइनेंस एक्ट के जरिए भी नाफिज किया जा सकता है या नहीं। बयान में मजीद कहा गया कि अगर कल को सुप्रीम कोर्ट फाइनेंस एक्ट के जरिए की गई तरामीम को नाफिज करार देता है तो ये पूरी मशक फजूल और अदालती वक्त का ज़िया साबित होगी। हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा कि हम अपने सुप्रीम कोर्ट का बहुत एहतराम करते हैं और हमेशा करते रहेंगे, ताहम इस बात की निशानदही भी करने पर मजबूर हैं कि फाइनेंस एक्ट के जरिए की गई तरामीम की आईनी हैसियत पर गौर करने वाली बड़ी बेंच के फैसले का इंतजार किया जाना चाहिए था। इन दुरुस्त तरामीम ने इस हुकूमत के हाथ मजबूत किए हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग और तहकीकाती एजेंसियों से मुताल्लिक उन्हीं तरमीम शुदा क़वानीन का इस्तेमाल करके अपने सियासी मुखालिफिन को बदनीयती से निशाना बनाकर बदतरीन किस्म के सियासी इंतकाम लेने में मुलविस है। बहुजन समाज पार्टी की सरबराह और उत्तर प्रदेश की साबिक वज़ीर आला मायावती ने नायब सदर के लिए होने वाले इंतखाबात के पेश नज़र एक अहम ऐलान किया। उन्होंने नायब सदर के लिए नामजद किए गए एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ की हिमायत का फैसला किया और इस सिलसिले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर जानकारी दी। काबिल जिक्र है कि इससे कबल गुज़िश्ता महीने में सदारती इंतखाब में भी मायावती ने एनडीए उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान किया था। सदारती ओहदे के लिए एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया था, जिन्हें सदारती इंतखाब में आसान जीत हासिल हुई। मुर्मू ने अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को शिकस्त दी थी। एनडीए की तरफ से नामजद नायब सदर उम्मीदवार जगदीप धनखड़ की हिमायत का ऐलान करते हुए मायावती ने जो ट्वीट किया उसमें लिखा है कि मालूम है कि मुल्क के आला सदारती ओहदे के लिए इंतखाब में बरसर इख्तिदार और हिज़्ब मुखालिफ के दरमियान आम इत्तेफाक ना बनने की वजह से ही इसके लिए बिलाखिर इंतखाब हुआ। अब ठीक वही हालात बनने की वजह से नायब सदर के ओहदे के लिए भी 6 अगस्त को इंतखाब होने जा रहा है। बीएसपी ने ऐसे में नायब सदर के लिए हो रहे इंतखाब में भी वसी मफाद आमा और अपनी तहरीक को भी तवज्जो में रखकर जगदीप धनखड़ को अपनी हिमायत देने का फैसला किया है। वेस्ट बंगाल में 14 महीने बाद चाशुम्बे को ममता बनर्जी कैबिनेट का दूसरी बार तौसी हुई है। राजभवन में गवर्नर एल गणेशन ने 9 नए वुज़रा को हलफ और ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इनमें 7 कैबिनेट और 2 इंडिपेंडेंट चार्ज के वजीर हैं। ममता ने असेंबली इंतखाबात के बाद सितंबर 2021 में बीजेपी छोड़ तृणमूल में आए साबिक एमपी बाबुल सुप्रियो को भी अपनी वजारत में जगह दी है। महाराष्ट्र में 5 अगस्त को कैबिनेट की तौसी की जाएगी। जराये के मुताबिक 15 वुज़रा हलफ ले सकते हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी की जानिब से 8 और एकनाथ शिंदे ग्रुप के
7 वुज़रा हलफ लेंगे। शिंदे हुकूमत 1 महीने का टर्म पूरा कर चुकी है, लेकिन अभी सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ही सारा कामकाज संभाल रहे हैं। शिंदे ने 30 जून को महाराष्ट्र के 20वें वज़ीर आला के तौर पर हलफ लिया था। देवेंद्र फडणवीस नायब वज़ीर आला बने थे। सीएम ओहदे का हलफ लेने के शिंदे हुकूमत 751 सरकारी हुक्म जारी कर चुकी है और इनमें 100 से ज़ायद अहकाम अकेले वजारत सेहत से मुताल्लिक है। हरियाणा के साबिक वज़ीर आला और नेशनल लोकदल के कौमी सदर ओम प्रकाश चौटाला जेल से बाहर आएंगे। आमदनी से जायद जायदाद के मामले में 4 मई को उनको दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। चौटाला 27 मई को दिल्ली की तिहाड़ जेल गए थे। अदालत ने उन्हें 4 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी जमानत के लिए अफराद खानदान ने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की थी। 69 दिन बाद उन्हें अदालत से जमानत मिल गई। सरकार भले ही महंगाई को कंट्रोल करने की लाख कोशिशों में लगी हो, लेकिन महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही है। इस साल अब तक आटा, खाने के तेल से लेकर दूध से लेकर सब कुछ महंगा हो गया है। इतना ही नहीं, एलपीजी सिलेंडर भी महंगा हो गया है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के इस साल अब तक इन आंकड़ों के मुताबिक इस साल अब तक आटे के दाम 11% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। इस साल की शुरुआत में मुल्क में गेहूं के आटे की औसत कीमत 30 रुपये 98 पैसे फी किलो पर थी, जो 2 अगस्त को बढ़कर 34 रुपये 69 पैसे पर पहुंच गई है। ऐसा ही सोयाबीन तेल अभी 158 रुपये 6 पैसे फी लीटर पर पहुंच गया है। 1 जनवरी को ये 148 रुपये 59 पैसे फी लीटर पर था, यानी इसकी कीमत में 6% का इजाफा हुआ। हालांकि दालों की कीमत इस साल एक जैसी बनी हुई है। दिल्ली में 1 जनवरी को 2022 को घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 949 रुपये 50 पैसे थी, जो अब 1053 रुपये पर पहुंच गई है। यानी इस साल अब तक 7 महीनों में ही घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 103 रुपये 50 पैसे बढ़ गई है। इतना ही नहीं, इस पर मिलने वाली सब्सिडी भी खत्म कर दी गई है। वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण की सदारत में हुई जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में अनब्रांडेड, प्री पैकेज्ड और प्री लेवल आटे और चावल पर 5% जीएसटी लगाने का फैसला किया गया था। 18 जुलाई से आटे चावल पर 5% जीएसटी लगने लगा है। हालांकि आटे को खुले में बेचने पर इस पर कोई जीएसटी नहीं वसूला जाएगा। सदारत अम्मा बराए उमूर हरमैन शरीफीन के जनरल सदर डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सुदैस ने उम्रे के सीजन के आगाज के साथ ही खाना काबा के गिर्द हिफाजती रुकावटों को हटाने के लिए शाही मंजूरी जारी करने का ऐलान किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह फैसला मस्जिद हराम के ज़ायरीन में क़यादत की दिलचस्पी को जाहिर करता है, उनकी रसूमात और इबादत को महफूज और इत्मीनान बख्श रूहानी माहौल फराहम करने के जज्बे की अक्कासी है। उन्होंने मजीद कहा कि सदारत आम्मा मस्जिद हराम में काम करने वाले तमाम शुबों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में उम्रा ज़ायरीन को बेहतर खिदमात फराहम की जा सके। यह बात काबिल जिक्र है कि 1 जुलाई 2020 को कोरोना वायरस की वजह से खाने काबा शरीफ के गिर्द हिफाजती रुकावटें खड़ी की गई थी। उन रुकावटों का मकसद वबा के दिनों में हिफाजती इक़दामात और SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाना था। आखिर में एक दिलचस्प खबर, पंजाब के पटियाला में 4 मई को चौंकाने वाला वाक़या सामने आया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पटियाला मेन ब्रांच से 10 से 15 साल का एक बच्चा 35 लाख रुपए से भरा बैग लेकर रफू चक्कर हो गया। लाखों रुपए की ये रकम बैंक से बाहर लगे ATM में डालने के लिए रखी गई थी। बैग गायब मिलने पर बैंक में हड़कंप मच गया। आनन फानन में बैंक में लगे CCTV चेक किए गए और वारदात की इत्तला पुलिस को दी गई। इत्तला मिलते ही SP सिटी वजीर सिंह पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। छानबीन के बाद SP ने बताया कि सुबह 11:30 बजे के करीब एक नाबालिग लड़का बैंक में आया था और वहां से 35 लाख रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गया। इससे पहले उसने 15-20 मिनट तक बैंक में रेकी की। जैसे ही मौका मिला बैग लेकर फुर हो गया। SBI में जिस तरह से वारदात की गई वो एक सोची समझी साजिश थी। बच्चा भी किसी गिरोह का रुकन लग रहा है। पुलिस ने शहर में नाकाबंदी की है और रुपए का बैग लेकर निकले नाबालिग की तलाश की जा रही है। बताया गया है कि बच्चा बैंक में अकेले नहीं था, बल्कि उसके साथ 25 साल का एक दूसरा शख्स भी दिखाई दे रहा था। SP ने बताया कि पुलिस की कई टीमें जांच में लगी हैं। फिलहाल रुपए लेकर भागे बच्चे का पता नहीं लगा है।
नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।